आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। 20 साल पहले जब आवास विकास ने यहाँ वसुंधरा बसाया था तो उन्होंने ये वादा किया था कि ये मूलभूत सुविधाएं आपको दिया जाएगा। ये आपकी ड्यूटी है, आपने ड्यूटी तो निभाई नहीं और आप लोग को शर्म आनी चाहिए। शासन प्रशासन की उपेक्षाओं की वजह से आप सोच के देखिए कि निकटवर्ती क्षेत्र कौन से हमारे दिल्ली है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र से इन किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए कोई भी डायरेक्ट संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हर टाइम उन्होंने आश्वासन दिया है कि सब फैसिलिटीज देंगे, लेकिन देते कुछ नहीं है। आवास विकास के अधिकारी सुन ले कि आपके कान बंद है, आंखें भी बंद है, लेकिन बुजुर्गों की आवाज और मातृ शक्तियों का जब प्यार साथ में हो तो आपको आंख खोलना ही पड़ेगा। शिक्षा एक राइट है इंसान का, शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन कहाँ से प्राप्त करें? इतने प्राइवेट स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह खुले हुए हैं और लेकिन सरकारी स्कूल और न कॉलेज कुछ भी नहीं है। नोटा का इस्तेमाल करेंगे हम, कोई इनको वोट नहीं देंगे। वाजपेयी जी जो हमारे भारत रत्न थे, उनकी भी मूर्ति यहाँ पिछले 15-20 साल से चौक तो बन गया, लेकिन मूर्ति आज तक नहीं लगी। मास्टर प्लान बदला गया, जबकि कानूनन एक बार भी मास्टर प्लान को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी रेजिडेंट वहाँ पर आते हैं मास्टर प्लान में दी गई सुविधाओं को देखकर ही आते हैं। एक भी ऐसी सामुदायिक केंद्र नहीं है। अब इन्होंने कहा, हमारी समिति ने कहा है भी अगर कुछ गवर्नमेंट नहीं करती तो हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे। ये हम ना बड़े बेबस होके बात कह रहे हैं। जनता को केवल बेवकूफ़ किया जा रहा, भ्रमित बनाया जा रहा, ये बात ठीक नहीं है। देखिए, अभी हम लोग गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में मौजूद हैं। अगर मैं वसुंधरा की बात करूं तो वसुंधरा इलाका गाजियाबाद का सबसे पॉश इलाका है और दिल्ली के बिल्कुल निकटतम इलाकों में से एक है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग अनशन पर बैठे हैं। लगभग काफ़ी दिन हो गए इन लोगों को अनशन पर बैठने से। बातचीत करते हैं कि क्या मांगे हैं और सरकार से किस प्रकार की मांगों की मांग कर रहे हैं, क्या मांगे होंगे इनकी इस बार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलराज सिंह बैंसला और मैं वसुंधरा विकास समिति का महासचिव हूँ। और हमारी जो मांगे हैं 11 सूत्री मांगे हैं वर्तमान में, जिसमें वसुंधरा के अंदर खेल गांव की मांग है, एक खेल परिसर की मांग है, इसके अलावा सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल और कॉलेज, अपना जो कूड़ा है उसके निस्तारण की व्यवस्था, मेट्रो का कनेक्शन दोनों साइड से, मेट्रो सेक्टर 62 से भी और सेक्टर वैशाली से भी मोहनगर के लिए उसकी डिमांड है। इसके अलावा हमारे जो पर्यावरण है उसके लिए भी ग्रीन बेल्ट की विस्तार की है। इसके अलावा जो मेन है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भारत रत्न थे, उनकी भी मूर्ति यहाँ पिछले 15-20 साल से चौक तो बन गया, लेकिन मूर्ति आज तक नहीं लगी, उसकी भी मांग हम कर रहे हैं। ये हमारी मेन मांग है। इसके अलावा अग्निशमन की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। यदि कहीं आग की इंसिडेंट हो जाते हैं तो हमें करीबन आधा पौना घंटा तक वेट करना पड़ता है, तो वो भी हमारे पास होनी चाहिए। ये मेन मांगे हैं हमारे पास वसुंधरा की। जो मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले सन 84 से वसुंधरा का विकास यहाँ से स्टार्ट हुआ और 6 बार मास्टर प्लान बदला गया, जबकि कानूनन एक बार भी मास्टर प्लान को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी रेजिडेंट वहाँ पर आते हैं मास्टर प्लान में दी गई सुविधाओं को देखकर ही आते हैं। और हम लोग जो आए थे इसी कारण से आए थे कि इसको एक मॉडल कॉलोनी बनाया जा रहा है, लेकिन 6 बार मास्टर प्लान को बदला गया और हर बार हमें एश्योरेंस दिया गया कि मिलेगा, लेकिन कभी नहीं मिला। और आज स्थिति ये है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा और सेक्टर 7 और 8 जो अनडेवलप्ड सेक्टर हैं वहाँ भी जो हमें एश्योरेंस दिए गए, रादर 4 दीवारें भी बना दी गई कि भाई ये आपका खेल मेला परिसर होगा, लेकिन वो भी वर्तमान में पता चला है हमें अखबार के द्वारा कि उसको भी हटा दिया गया है। एक भी ऐसी सामुदायिक केंद्र नहीं है, कम्युनिटी सेंटर जो हर सेक्टर में होने चाहिए। 19 सेक्टर हैं यहाँ पर, लगभग 8 लाख लोग यहाँ पर निवास करते हैं। एक भी सामुदायिक केंद्र नहीं है। आदमी, गरीब आदमी शादी वगैरह करना चाहे, कोई सामुदायिक एक्टिविटी करना जाए तो कहाँ जाए? ये फार्म हाउस हैं, ये लूटते हैं। सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये लूट रहे हैं। एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। हमारे हर घर में काम करने वाली मेड्स हैं, प्रेस करने वाले हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, कोई कुछ हैं, कोई वे गरीब लोग कहाँ इलाज कराएं, कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं, जब कहते हैं कि भाई सर्व शिक्षा अभियान है, सबको शिक्षा दो, मुफ्त में शिक्षा दो। शिक्षा एक राइट है इंसान का, शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन कहाँ से प्राप्त करें? इतने प्राइवेट स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह खुले हुए हैं और लेकिन सरकारी स्कूल और न कॉलेज कुछ भी नहीं है। एक सरकारी वो हॉस्पिटल भी नहीं है पूरे सेक्टर के अंदर। लेकिन बैंसला जी, मुझे आप एक बार बताइए, जो आपकी मांगे हैं वो काफ़ी लंबे समय से उठ रही है, ठीक है? आपने जो आपकी मांगे हैं, आपने आपके जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद हैं, आपने उनको भी अवगत कराया होगा, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है इन मांगों को लेकर?
हमारी समिति लगातार एक बार नहीं कई बार स्थानीय विधायक, स्थानीय एमपी कई बार गए, एश्योरेंस दिया और प्रैक्टिकल जो ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा ये मानना है कि उन्होंने इस फील्ड में कोई कार्रवाई नहीं की, ना उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया। मेरा ये मानना है, समिति का ये मानना है कि उन्होंने इस फील्ड में आश्वासन के अलावा कुछ ग्राउंड पे कुछ नहीं किया। और न हम ये बिल्कुल स्पष्ट हमारे पास वो है कि उन्होंने कोई आगे भी उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष इस मामले को नहीं उठाया। कल मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, कल कुछ लोग कह रहे थे कि इसको पॉलिटिकल ना बनाया जाए, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, पॉलिटिकल क्यों ना बनाया जाए? क्योंकि जो आपकी जो सांसद हैं, अगर मैं सिर्फ वसुंधरा की बात करूं, वसुंधरा को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा वोट वसुंधरा से भाजपा को मिलती है। जब आप विधायक बनाते हैं, अपनी पार्टी के विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, वो आप लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, फिर क्या ही बाकी रह जाता है? फिर बिल्कुल इस फील्ड में, इस मामले में हमारी पूरी समिति का एक ही विचार है कि यदि हमारी मांगे नहीं मान जाती तो हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे। हम कोई वोट नहीं देंगे, निश्चित रूप से ये समिति का सर्वसम्मति से निर्णय है। नोटा का इस्तेमाल करेंगे, हम कोई इनको वोट नहीं देंगे। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइए, जो अटल चौक है ये, तो यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ अटल चौक है। अब इनकी पार्टी के जो पूजनीय है अटल बिहारी वाजपेयी, इसकी मूर्ति तक की स्थापना नहीं कर पाए यहाँ पे, तो ये लोग वही हम कह रहे हैं कि पिछले करीबन 20 साल हो गए इसको अटल चौक को बने हुए, नाम तो दे दिया और आज जो हमारी केंद्र सरकार है इन्हीं के नाम पर चल रही है कि और उनको आदर्श पुरुष भी मानते हैं, भारत रत्न भी हैं। लेकिन एक उनकी जयंती जो 25 दिसंबर की थी उसको फूलमाला चढ़ाई गई और 10-15 ये झंडे लगा दिए। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि आप उत्तर प्रदेश में देखो, यहाँ हाथियों की मूर्ति लग रही है, कहीं किसकी मूर्ति लग रही है। अबे मैं कहता हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं हम सब लोग कि भाई यहाँ वाजपेयी जी की मूर्ति तो लगाओ कम से कम। जो सर्वमान्य नेता हैं, सर्वमान्य हर पार्टी के लिए मान्य नेता है, तो उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। 20 साल से लोग मांग कर रहे हैं लेकिन लगाई कुछ नहीं गई है। सर जैसे हमारे बॉस ने कहा, ये 11 सूत्रीय कार्यक्रम है। नाउ इनफ इज़ इनफ, इतना हो गया है। हम अपने पार्षद से, अपने एमपी से पर्सनली जाके मिले और उनको जाके ना बड़े पोलाइटली वे में उनको सब बातें बताई, आश्वासन दिया, मगर हुआ कुछ नहीं है। बात वहीं की वहीं है। हम वी आर एट प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ नोवेयर, ना उधर के हैं ना इधर के हैं, हम बीच में फंसे हुए हैं। ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई हमारे सीनियर के लिए बैठने के लिए कोई स्थान है। ऐसा लगता है जैसे सब बातें एक कागज़ों में डंप हो गई। अब इन्होंने कहा भी हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे। सर हम ना ये बेबस होके हमारी समिति ने ये फैसला लिया है भाई, जब हम और क्या करें। अब मेरी 75 इयर्स का मैं हूँ, ठीक है, हमें तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, हमारे मेड हैं। वीके सिंह साहब के साथ मैं भी मिलने गया था, वो जो हमारा शिष्टमंडल गया था उसमें मैं भी था, काफ़ी लंबी बातें हुई। बाकी बात वहीं की वहीं आ गई, सिर्फ बात वहीं की वहीं है जहाँ से हम चले थे। सिर्फ हाँ होगा मगर होगा कुछ नहीं। तो 10 साल तो इनको सत्ता में हो गए हैं। इससे पहले भी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, कांग्रेस की केंद्र में रही, तो समस्या क्या रही? मतलब मांग पूरी क्यों नहीं हो पाई? सब किसी ने कोई सीरियसली लिया ही नहीं है, जस्ट आश्वासन दिया। क्या आवास अवकाश है, क्या हमारे सांसद हैं या पार्षद हैं, ठीक है, बात सिर्फ कागज़ों में ही दबी रही, आश्वासन रहा। अब इन्होंने कहा, हमारी समिति ने कहा है भी अगर कुछ गवर्नमेंट नहीं करती तो हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे। ये हम ना बड़े बेबस होके बात कह रहे हैं, ठीक है ना। हमने आज तक वोट दिए हैं गवर्नमेंट को, मैक्सिमम वोटों से जीत के आई है, फिर भी ना बात वहीं की वहीं। रियली वेरी वेरी सॉरी। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हुआ कुछ नहीं। इतना इंक्रोचमेंट का इतना बुरा हाल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ना आवास अवकाश कुछ करता है, ना नगर निगम कुछ करता है। अब जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अब आपके एमपी साहब आएंगे आपसे वोट मांगने, तो क्या जवाब दिया जाएगा इस बार उनको? सर ये 11 सूत्रीय डिमांड उनको पता है इस बात का, ठीक है। तो अब ब्लैक एंड वाइट में बता देंगे सर, अब ना नोटा पे प्रेस करेंगे। आश्वासन दिया गया? मैंने कहा जी, उस शिष्टमंडल में मैं भी था, वीके सिंह साहब से मैं मिल के आया, काफ़ी आओ बाव भी करा उन्होंने, ठीक है, मगर हुआ। सिंह साहब से भी मिले, हर्षवर्धन के थ्रू हम प्रदीप पुरीजा साहब से भी उम्मीद रखते थे, उनको भी दे के आए थे लेटर कि हमारी मेट्रो का विस्तार हो, क्योंकि वसुंधरा से यहाँ वैशाली जाते हैं लोग, उनको बहुत तकलीफ़ होती है।
IRT आ गई, लेकिन हमारी जो मेट्रो जो है वो वैशाली तक ही रहेगी। उसको आगे बढ़ाना हमने बहुत कोशिश की, उड़न खटोला और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाई। हमने फिर भी प्रोटेस्ट किया कि हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ मेट्रो का भी विस्तार चाहिए वैशाली से सैबाबाद तक। और जो नोएडा है 62 सेक्टर, उसका विकास चाहिए सैबाबाद तक। तो हमने सबको दिया है, लखनऊ तक भी गए हैं, हमने प्रोटेस्ट भी किया है, आवास विकास को भी प्रोटेस्ट किया है, वहाँ पर भी कुछ सुनाई नहीं हुई। हर टाइम उन्होंने आश्वासन दिया है कि सब फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन देते कुछ नहीं है। जो ज़मीन हमारे पास पड़ी, इनके पास पड़ी थी, वो आगे सेल करते जाते हैं, वो उसको पैसे अर्न करने हैं। और पैसा जो है हमारी फैसिलिटीज़, जो गरीब है, हमारे कोरोना हुआ था, उस कोरोना में कुछ भी नहीं किया इन्होंने। कोरोना में गरीब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, 1-1 लाख रुपया कहाँ से लाए वो। इसीलिए हमें इस एरिया में वसुंधरा में स्पेशली एक हॉस्पिटल चाहिए 100 बेड का, और उसमें सारी सुपर फैसिलिटीज़ हों, और ये हमारा एक राइट है। सबसे पहली बात, सरकार से ज़्यादा सरकार आती है जाती है, लेकिन जो आवास विकास इस 20 साल पहले जब आवास विकास ने यहाँ वसुंधरा बसाया था, तो उन्होंने ये वादा किया था कि ये मूलभूत सुविधाएं आपको दिया जाएगा, ये आपकी ड्यूटी है। आपने ड्यूटी तो निभाई नहीं, और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 80 साल के लोगों को भी आपने यहाँ पे इतनी ठंड में यहाँ लाकर अनशन पे खड़ा कर दिया है। शर्म नहीं आई आपको कि आप वहाँ AC रूम हीटर रूम में बैठे हुए हैं और यहाँ 80 से 85 साल के लोग बैठे हुए हैं। ये आपके वादे जो आपने किए थे वो याद दिलाने के लिए। सरकार तो हमेशा जुमला देती है और देती रहेगी, सरकार अपने आप कुछ करने वाले नहीं है। हमें सब लोगों को मिलकर उनसे मांग करनी पड़ेगी और छीनना पड़ेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो सब लोगों को नोटा पे ही बटन दबाना पड़ेगा। लेकिन आवास विकास के अधिकारी सुन ले कि आपके कान बंद है, आंखें भी बंद है, लेकिन बुजुर्गों की आवाज़, जब मातृशक्तियों का जब प्यार साथ में हो तो आपको आँख खोलना ही पड़ेगा। नहीं तो नए साल आने वाला है, हम लोग लखनऊ भी जाने वाले हैं और ये डिमांड आपको मांगना ही पड़ेगा। 1 हफ्ता हो गया लगभग आपको यहाँ बैठे हुए, कोई आपके विधायक सांसद आए अभी तक आप लोगों के बीच में? सर नियत ही नहीं है, नियत अगर होती तो आते, और आए ऐसा नहीं कि नहीं आया। मैं रोड पे खड़ा हूँ, ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है, पार्षद नहीं है कि जो यहाँ के लोगों को नहीं जानते हैं। शीशा नीचे करते हैं, देख के और चले जाते हैं। क्या शर्म नहीं आती उनको कि आपके ही जनता है, आपने ही इनसे वोट मांगे हैं और यहाँ इतनी ठंड में बैठी हुई है। ठीक है, आप के पास पावर नहीं है, लेकिन इतनी तो इंसानियत है कि आप आकर बात कर सकते थे कि मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, आपकी बात को मैं विधायक, सांसद और नहीं तो मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इतनी भी शर्म नहीं आई कि वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़कर आप आए। आप इस बार हाथ जोड़कर नहीं आए, भाई बनकर ही आ जाते, बेटा बनकर ही आ जाते। बोलते तो सही कि हम लोग आपकी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन गाड़ी से, डेली गाड़ी से निकलते, कोई स्कॉर्पियो से, कोई फॉर्चूनर से, कोई आर्टिका से, लेकिन कोई भी नहीं आया। कोई बात नहीं, अगर आप लोग भी नहीं, अगर नहीं भी आओगे, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद 85 साल, और कल एक और लोग आ रहे हैं जिनकी 90 वर्ष उम्र है। आप देखना वो कैसे आकर, उनको भी शर्म आनी चाहिए। 90 वर्ष का बंदा यहाँ आकर ये ठंड में जो आपने वादे किए थे वो मांग रहा है। कोई बात नहीं, ये मांगे तो मांगने पड़ेगा। हर बार आप गिराते हैं, हम लोग गिर कर उठते हैं, लेकिन इस बार गिरने वाले नहीं हैं। पिछली नौकरी में 37.5 साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, जितना एजेंडा उठाया सब के सब पूरी हुई। हमने VP सिंह साहब के सामने भी प्रदर्शन किया था और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी टाइम पे प्रदर्शन किया था अपने उस विभाग से संबंधित। हमने वो सारी मांगे पूरी करा के ही दम लिया है। अब आप रिटायर हो गए हैं? अब हम वहाँ से रिटायर हैं। उसके बाद 10 साल हमने दिल्ली मेट्रो को सेवा की है। 50 साल का मेरा सरकारी सेवा का अनुभव है और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि जब भी हम कोई विषय उठाते हैं, यदि उसको तार्किक रूप से सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो सरकार काम करती है। अब आप कह रहे हैं कि सरकार काम करती है, ये मांग कितने समय से हो गई? इस मांग को भी 2016 से ज़बरदस्त तरीके से उठाई जा रही है। हाँ, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है। काम ना होने का कारण ये है कि आवास 7 साल हो गए हैं। 7 साल बिल्कुल साफ हो गए हैं कि जिसमें कोई भी काम नहीं हुआ। 1 इंच नहीं फाइल खिसकी। अच्छा, नारियल फोड़ने वाली कहानी बड़ी जबरदस्त है, उसकी कहानी क्या है? नारियल कहाँ फोड़ा गया था? इसमें ऐसा है, इस प्रदेश, इस देश, इस क्षेत्र की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। अस्पताल 1 लाख की आबादी पे 100 बेड का मिलता है। सरकार की जो नॉर्म है हेल्थ के, 1 लाख की आबादी पे 100 बेड का एक अस्पताल मिलता है। इंदिरापुरम अपने आप में 3 लाख 4 लाख की आबादी है, इस हिसाब से 3 तो वहीं चाहिए। और ये वाली जो वसुंधरा है 3.5 लाख के लिए बसाई गई थी, इसकी आबादी 7 लाख पहुंच गई है। 7 इसमें चाहिए, 7 नहीं चाहिए तो 200 बेड के 2 उधर करो, 2 इधर करो, और आगे बढ़ेगी आबादी। यस, बढ़ेगी। तो
तो इस ये बात कहना कि हमने मकनपुर में बना दिया या हमने लोनी में बना दिया, ये सारी बातें बेवकूफ़ी भरी हैं। इनमें कोई भी तत्व नहीं है। जनता को केवल बेवकूफ़ किया जा रहा, भ्रमित बनाया जा रहा, ये बात ठीक नहीं है। वो राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, और 7 साल 8 साल तक यदि कोई मसला वहीं पड़ा अटका हुआ है, इसका मतलब है निष्क्रियता पूरी तरीके से प्रशासन में है, जिसका इलाज अभी तक सरकार नहीं कर रही है या पार्टी इन पावर नहीं कर रही है। ये एक पार्टी से मसला नहीं है हमारा, हम 3 पार्टियों को यहाँ पे भुगत चुके हैं। हमने बसपा भुगती, हमने सपा भुगती, अब भाजपा से उम्मीद ये की गई थी तो भाजपा को भी भुगत ही रहे हैं आप। कि ये दल शायद कुछ ऐसा काम करेगा जिससे लोगों में आएगा संदेश कि हमारे दिए हुए वादे पूरे होते हैं। परंतु वसुंधरा के लिए तो मैं मानता हूँ कोई वादा पूरा हुआ ही नहीं। मैं जब यहाँ आया था तो चौड़ी चौड़ी सड़कें थी और एकल यूनिट के लिए वसुंधरा बसाई गई थी। अनुमानित जो उस वक्त पॉपुलेशन थी वो 50,000 से 1 लाख के लिए प्लानिंग की गई थी, लेकिन वो सब एकल यूनिट मल्टी स्टोरीज में कन्वर्ट हो गए और उसी के साथ हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार हो गया। सड़कों पे इंक्रोचमेंट हो गए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार सड़कों पे लगने लगे, गंदगी के ढेर पैदा हो गए, उन गंदगी के निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। उसके बाद जो गंगा वाटर के लिए हम खूब वाही करते थे और दुनिया के आसपास के क्षेत्रों को देने की कोशिश करते थे, वो पानी कम लगने लगा, उसमें नालों को छोड़े जाने से उसमें गंदगी बढ़ने लगी, वो पीने योग्य नहीं रह गया। उसके बाद पार्किंग की हमारे सामने समस्याएं पैदा हो गई, लोगों की ज़रूरतें फिर बढ़ी, धीरे धीरे पार्किंग के ग्रीन बेल्ट को कब्जा के पार्किंग बना दी गई, लोगों की ज़रूरतें और बढ़ी, पेड़ काट दिए गए और ये एक मॉडर्न एक अर्बन जो वेल मेंटेन्ड सोसाइटी बनाई गई थी, वो एक धीरे धीरे एक पुराने गांव की तरह या पुराने जो शहर होते थे जहां तंग गलियां, तंग सड़कें, इस तरीके की चीज़ें होती थी, उसमें कन्वर्ट हो गई। लोगों ने सपना ज़रूर देखा कि हमारा ये शहर चंडीगढ़ की तरह, शायद बसाया भी उसी हिसाब से गया था और इसे स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना बहुत आसान था, लेकिन शासन प्रशासन की उपेक्षाओं की वजह से आप सोच के देखिए कि निकटवर्ती क्षेत्र कौन से हमारे दिल्ली है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गाज़ियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र से इन किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए कोई भी डायरेक्ट संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि जो हमारी ये 11 सूत्री मांगे आप इसमें देखेंगे तो इसमें हमारे अस्पताल, कॉलेज और अटल जी की मूर्ति के अलावा यदि आप देखेंगे तो हमने इसमें पार्किंग की व्यवस्थाओं के लिए मांग करी है अपनी, इसके अलावा हमने ग्रीन एरिया के लिए मांग करी है। जो मोदी जी कहते हैं, जो हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है, हम तो उन्हीं योजनाओं को कहते हैं लागू कर दीजिए। मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि 33% यहाँ 1 लाख की आबादी 7 लाख में कन्वर्ट हो गई, 7 लाख के हिसाब से 1 लाख पे एक कॉलेज होना चाहिए, उसका 33% निकाल के हमारे को महिला डिग्री कॉलेज दे दीजिए। अगर वो भी नहीं दे पा रहे तो कम से कम एक कॉलेज दे दीजिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहने से तो कुछ होता नहीं है, उसको लिए धरातल पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ओलंपिक में लाएगा पदक, 3 पत्ती खेल के मोबाइल पे तो आएंगे नहीं पदक, उसके लिए तो हमें मैदानों की ज़रूरत है। कोई भी बच्चा जब यहाँ 12th पास कर लेता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो खेल को कैरियर चुनता है, खेल को कैरियर चुनता है तो दिल्ली जाता है, दिल्ली में एडमिशन लेता है, माँ बाप के लिए एक ड्यूटी बन जाती है कि बच्चों को लाना कैसे, ले जाना कैसे, कोई डायरेक्ट संसाधन नहीं है। इस क्षेत्र के लिए एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि ये सारा क्षेत्र बिल्डर लॉबी के प्रेशर में काम करता है। सारे मास्टर प्लान्स में यहाँ अस्पताल, कॉलेज, जितने भी रिवाइज प्लान्स भी है उनमें यहाँ का महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन जब यहाँ ये बसाया जा रहा था जहाँ लोग आने से डरते थे तो लोगों को क्या लालच दिया गया कि जी यहाँ से 10 किलोमीटर पे जो है दिल्ली पड़ेगी, आपको मेट्रो चल जाएगी, यहाँ अस्पताल मिलेगा, एक बहुत ही मॉडर्नाइज ये हमारी लोकेलिटी होगी। जैसे ही यहाँ प्लाट बिक गए, मकान बिक गए और वो 1-1 लाख रुपए गज या 1.5 लाख रुपए गज हो गए, वैसे ही सरकार ने यहाँ से आंखें मूंद ली और इसी प्रकार का लालच निकटवर्ती क्षेत्रों में जो भी लोकेलिटीज़ बस रही हैं, जैसे राजनगर एक्सटेंशन है या उससे आगे भी चले जाइए, दुहाई के आसपास है, वहाँ भी यही सपने और लोक लुभावने चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि यहाँ अस्पताल आ जाएंगे, यहाँ मेट्रो आ जाएगी, इस तरीके की कनेक्टिविटी हो जाएगी और आपका यहाँ पे सर्वांगीण विकास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सरकार ने किसी भी योजना को धरातल पे लागू, क्योंकि ज़मीनें महंगी हो गई, आज सरकार को लगता है कि अच्छा मुझे 3000 वर्ग मीटर जगह जो है अस्पताल को देनी पड़ेगी, वो इतने करोड़ रुपए की हो गई, तो ये मैं ज़मीन कैसे दे दूँ फ्री में। भाई जिस चीज़ को बेचने के लिए आपने इसका पैसा लिया हमसे, आपने डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे आपने ये सारा पैसा, जिस वक्त मकान हमारे को बेचे आपने डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे ये सारा पैसा हमसे संकलित किया और उस पैसे का आपने इस लोकेलिटी को बढ़ाने में
सारी तरीके से इस्तेमाल किया। आज जब मूलभूत सुविधाएं देने की बात आई तो आपको ज़मीनें महंगी दिखाई देने लगी। आज सरकारें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करने लगी हैं, उनके प्रॉफिट लॉस दिखने लगे हैं, बैलेंस शीट्स दिखने लगी हैं, ज़मीन की वैल्यू दिखने लगी है, स्टॉक दिखने लगा कि हमारे पास कितना ज़मीन का स्टॉक अवेलेबल है और वो किस कीमत का है। जबकि सरकारों को एक वेलफेयर की तरह, वेलफेयर एसोसिएशंस की तरह काम करना चाहिए, जिसमें हर हाल में नागरिकों के हित के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। क्या नागरिकों के हित के लिए फ्री अनाज नहीं बांटा जाता? क्या नागरिकों के हित के लिए अस्पतालों में फ्री दवाएं नहीं दी जाती? तो जब नागरिकों के हित की बात आती है तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए जब अस्पताल की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो ये सब क्यों नहीं यहाँ नहीं दिया जाता? सोचने की बात है कि जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी के बाद 2 विश्व युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए हमारे, उसके बाद ये निर्धारित किया गया कि प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में, सो दैट कि अगर गवर्नमेंट तेज़ी से इन चीज़ों को नहीं दे पा रही लोगों को, तो इनके ज़रिए ये दिया जाए। ये कभी भी डिसाइड नहीं किया गया कि ये केवल प्राइवेट क्षेत्रों को दे दिया जाए। आज दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र की यदि आप बात करते हैं तो सारे अस्पताल यहाँ दिखते हैं, खूब बनते हैं, हर 2 साल में एक अस्पताल बन जाता है, हर कुछ समय में एक बड़ा कॉलेज या स्कूल यहाँ खुल जाता है, लेकिन सारे क्या है? प्राइवेट है। उनको भी लगता है कोई कंपटीशन नहीं है, किसी तरीके का कोई हमारे ऊपर फीस का बैन नहीं है, किसी तरीके की कोई कैपिंग नहीं है, मन चाहे फीस लेते हैं, मन चाहे तरीके से। आप देखिए कोरोना महामारी के दौरान बेड उपलब्ध नहीं थे, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये बेड का लिया गया, मरीज बाहर मर गया लेकिन नहीं मिला। और ये सब कुछ किसके नाम पे हुआ? सेवा के नाम पे हुआ और महामारी के नाम पे हुआ।